अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी अच्छे से होंगे। आज ये जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हमें डिस्कस करना है दो ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स या इकोनॉमिस्ट्स के बारे में, बट इस्लामिक इकोनॉमिस्ट्स जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशंस दी थी इस्लामिक इकॉनमी में। और उसमें जो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है आसिफ़ अहमद, यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे ये जो स्कॉलर है, ये जो इकोनॉमिस्ट्स है, ये जो इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने कौन सी कंट्रीब्यूशंस दी है इस्लामिक इकॉनमी में। दोनों की बात अगर हम करें, ये दोनों स्कॉलर है, इकोनॉमिस्ट्स है, जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की है किसमें, इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक इकोनॉमिक्स में। यानी कि कंट्रीब्यूशन सिंपली इन्होंने अहम रोल अदा किया है इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक इकॉनमी को शेप देने में। इन्होंने कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे कानून या कुछ ऐसी कंपोनेंट्स, फैक्टर्स, प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये कितने रिनाउड या प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे। सबसे पहले अगर हम आसिफ अहमद की बात करें, ये एक इस्लामिक इकोनॉमिस्ट थे। इस्लामिक इकोनॉमिस्ट आपको पता है क्या? यानी कि इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में, इस्लाम के दायरे में एक इस्लामिक इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने इस्लामिक इकॉनमी पर ज़्यादा जोर दिया था, जिनको कहा जाता है कि ये इस्लामिक इकॉनमी या इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग में एक्सपर्ट थे। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें अगर हम देखें जो आईडीबी यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट में इन्होंने काम किया है, जो कि एक मॉनेटरी फ़ंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड अथॉरिटी है, जो इस्लामिक फाइनेंस और पॉलिसी एडवाइस को प्रमोट करती है। इस्लामिक फाइनेंस यानी कि इस्लामिक इकॉनमी, इस्लामिक इकॉनमी मीन्स कि इस्लामिक गवर्नमेंट के अंदर किस तरह से हम इकॉनमी को ग्रोथ करवा सकते हैं और उसको कौन कौन सी पॉलिसीज़, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम इनकी कंट्रीब्यूशंस यानी कि इनकी कंट्रीब्यूट्स को देखें, इन्होंने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस की है, तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस, बहुत सारे ऐसी बुक्स लिखी है किस पर, इस्लामिक बैंकिंग पर, जिसमें सुकुक यानी कि इस्लामिक बॉन्ड्स, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इस्लामिक फाइनेंस को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में किस तरह से इन्होंने एडजस्ट किया, या हम बोलेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। इन्होंने इसके अलावा जो रेगुलेटरी यानी कि इस्लामिक फाइनेंस को एक शेप देने के लिए, एक अलग शेप देने देने के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, यानी कि इन्होंने अपनी फ्रेमवर्क प्रोवाइड की, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने कहा कि हमें शरिया प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। शरिया मीन्स जो फिक्स्ड लॉज है, किसी किस्म की चीटिंग, किसी किस्म का फ्रॉड किस्सा नहीं होना चाहिए। जो भी कोई, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें ओपनली हर कोई डॉक्यूमेंट हमें सबको पता होना चाहिए। जो हमारे शेयर होल्डर्स है या हमारे पार्टनर्स होंगे, उन सबको पता होना चाहिए कि ये हमारी कंपनी है, फॉर एग्जांपल इसमें ये रिस्क है, ये प्रॉफिट्स लॉसेज है, तो सब क्लियर होना चाहिए। और इनकी वर्क्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है यहाँ किस पर, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली। ये ग्लोबली क्या है, यानी कि इन्होंने जो वर्क्स किए हैं, जो टीचिंग्स दी है, जो कंट्रीब्यूशंस दी है, उनसे इस्लामिक फाइनेंस को डेवलपमेंट मिली। एक तो इस्लामिक गवर्नमेंट के अंदर, ऊपर से इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम को ग्लोबली यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिली। तो ये था आसिफ अहमद के बारे में। अब है मोहम्मद निजातुल्लाह सिद्दीकी। ये भी जिस तरह से वो स्कॉलर थे, ये भी स्कॉलर थे, इस्लामिक इकोनॉमिस्ट या स्कॉलर थे। इन्होंने भी बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस की थी, किस में, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, थ्योरी, इस्लामिक इकोनॉमिक्स की थ्योरी प्रोवाइड करने में, उसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। और हम किस तरह से उसको अप्लाई करें, किस तरह से हम इसको डेराइव करें, इस्लामिक फाइनेंस को या इस्लामिक इकोनॉमिक्स को, उसमें भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। यानी कि उसमें भी इन्होंने कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स हमें दिए थे जिनसे इन्होंने इन चीज़ों में डेवलपमेंट लाई। और इसके अलावा इनको कहा जाता है कि, यानी कि इनको इस ज़रिए से भी जाना जाता है कि इन्होंने इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस का कंसेप्ट दिया था, किस तरह से हम इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बैंकिंग प्रोवाइड करें, बैंक सेटअप करें, और किस तरह से हम फाइनेंशियल कंडीशंस को स्टेबल लाए, फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव करें। और इन्होंने इस पर बहुत सारी बुक्स, आर्टिकल्स लिखे थे, किस पर, इस्लामिक बैंकिंग पर। अगर हम देखें, इन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया किसमें, इस्लामिक बैंकिंग की डेवलपमेंट में, उसकी थ्योरी प्रोवाइड करने में, और जिसमें हमें ज़्यादा जोर देखने को मिलता है, यानी कि इन्होंने ज़्यादा एम्फेसिस किस चीज़ पर दिया, इथिकल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्रैक्टिस। इथिकल एंड सोशल यानी कि हमें उस ऐसी फाइनेंशियल सिस्टम, ऐसे फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए जो लोगों की वेलफेयर के काम आए, यानी कि उसमें किसी किस्म की चीटिंग, फ्रॉडिंग नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग यानी कि मुदाबिरा और मुशरिका, उसका कंसेप्ट या उसका यूज़ इन्होंने किया इस्लामिक फाइनेंस में, एज मीन्स टू प्रमोट रिस्क शेयरिंग एंड
इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि इन्होंने रिस्क शेयरिंग, यानी कि अगर किसी कोई भी बिजनेस होता है उसमें लॉस होता है तो वो इक्वली शेयर होना चाहिए अमंग ऑल द शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स। और अगर हम देखें इकोनॉमिक जस्टिस तभी स्टेबल होगा जब हर किसी के आपस में, यानी कि अगर मैं कोई बिजनेस सेटअप करता हूँ उसमें 2-3 पार्टनर्स है तो उनको उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वेदर इट वाज अ लॉस और प्रॉफिट। इनको कहा जाता है कि इन्होंने एक गैप ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रिंसिपल्स और मॉडर्न इकोनॉमिक प्रैक्टिस के बीच में जो ब्रिज था, जो गैप थी, उनको इन्होंने उसको ख़त्म किया, फुलफिल किया बाय ऑफरिंग वेरियस सॉल्यूशंस या इनोवेशंस। इन्होंने कुछ ऐसी इनोवेशंस यानी कि नए प्रिंसिपल्स लाए, नए ऐसी मीन सोर्सेज लाए जिनसे मॉडर्न इकोनॉमिक की गैप ख़त्म हुई, इस्लामिक इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो उसकी गैप थी उसको इन्होंने ब्रिज किया, ख़त्म किया, यानी कि इन्होंने दोनों को मिक्स किया। और अगर हम समरी में देखें, जो दोनों स्कॉलर्स थे इन्होंने सेवरल कंट्रीब्यूशंस की थी इस्लामिक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। इनकी रिसर्च, राइटिंग और इन्होंने जो एडवोकेसी यानी कि लिखा था, प्रोवाइड किया, वो भरी हुई है किससे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स, यानी कि उसमें हमें यही देखने को मिलता है कि हम किस तरह से इस्लामिक या इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को समझें, उनको किस तरह से इस्तेमाल में लाए और उन पर किस तरह से हम अमल करें, किस तरह से उनको काम में लाए, किस तरह से उनको लोगों पर अप्लाई करें, बिजनेस में अप्लाई करें। जिसने एक अहम रोल अदा किया, किसने? इनकी इस रिसर्च, राइटिंग या इनकी इस एजुकेशनली लिटरेसी को जो इन्होंने प्रोवाइड की, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, यानी कि ग्लोबल लेवल पर अब इस्लामिक फाइनेंस को एक्सेप्ट किया गया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस्लामिक फाइनेंस के लिए, और जिसने बाद में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ग्लोबली। एक तो किसी इस्लामिक गवर्नमेंट या इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इस्लामिक फाइनेंस सिस्टम या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम हो तो वो तो उस गवर्नमेंट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस्लामिक गवर्नमेंट है तो इस्लाम के अकॉर्डिंग सब होना चाहिए, इस्लामिक शरिया पर वहाँ पर अप्लाई, वो शरिया अप्लाई होना चाहिए। बट अगर यही बात ग्लोबली अप्लाई होगी तो सोचिए आप, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग इस्लाम ओवरऑल, यानी कि हम बोलेंगे हाई लेवल पे उस वक्त इस्लामिक फाइनेंस या इस्लामिक इकोनॉमिक्स होगी। तो आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे ये उम्मीद है कि मैंने आप सबको ये अच्छे से समझ में लाया होगा। तो होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप सबने इसे अच्छे से समझा होगा। और आप एक काम कीजिएगा, इसको आप फर्स्ट से लेकर एंड तक, जहाँ आपने बीच बीच में अगर आप पहले वाला थोड़ा सा स्किप करें, क्योंकि उसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन में देता हो टॉपिक के रिलेटेड, बस जहाँ से स्टार्ट होता है आप वहाँ से इसको कंटिन्यू कीजिए, कहाँ तक? टिल एंड, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट, हर एक फैक्टर, हर एक प्रिंसिपल आपस में इंटर रिलेटेड होता है। तो होप आप इस चीज़ पर अमल करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।